अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीबी सेकंड बेटा आज है हमारा लेक्चर नंबर 15, राइट। और जैसे कि आप स्टूडेंट्स को पता है कि लेक्चर नंबर 14 में हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे थे कि स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैसी होते हैं और किस स्ट्रक्चर की क्या नेचर होती है और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपने पूरे सेटअप और इन्वायरमेंट को देख के जो है वो उसको चूज़ करती हैं, स्ट्रक्चर को चूज़ करती हैं। सो एनी हाउ बेटा उसमें हमने 4 स्ट्रक्चर्स हमने लेक्चर नंबर 14 में फोर स्ट्रक्चर्स हमने किए थे और आज 5th, 6th और 7th टोटल 7 स्ट्रक्चर हैं। तो आज हम 5th, 6th और 7th स्ट्रक्चर जो है वो इंशाल्लाह हम जो है वो इस लेक्चर में कवर करेंगे। अगर फिर भी टाइम बच गया तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर का जो कंटेंट है हम वो स्टार्ट कर लेंगे, फिर आगे से आगे जो है वो आपका काम चलता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। जैसे कि पहले जो मैंने लाइन स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया है उसमें भी मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर का जो है वो जिक्र किया था। वो मैंने इसीलिए किया था कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर और लाइन स्ट्रक्चर की नेचर जो है वो एक दूसरे के बहुत लगभग कह लें कि आप करीब है, ठीक है। क्योंकि लाइन स्ट्रक्चर और हॉरिजॉन्टल का स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट एक ही है, दैट इज़ दिस वन, ठीक है। कि जिस तरह से हम मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में हम लाइन्स ड्रा करते हैं एंड we say कि these are the x-axis and these are the y-axis, right? So this x-axis is called the horizontal line and the y-axis is called the vertical line. So ये horizontal line जो है इसको इसी वजह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा लाइन स्ट्रक्चर से भी मिलती हैं, बिकॉज एवरी वन इज़ कंसिडर्ड टू बी ऑलमोस्ट एट द इक्वल पोजिशन, ठीक है। किसी को ये नहीं होता कि मैं बड़ा हूँ, मतलब इस किस्म की जो नेचर होती है या ख़ुद को बड़ा समझना, प्राउड करना किसी चीज़ पे कि यस आई हैव दिस वन एंड दूसरे लोगों के पास ये चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ जो है फिर ये इसका कॉन्सेप्ट जो है वो लाइन स्ट्रक्चर और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में नहीं आता, ठीक है। एनी हाउ बेटा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर जो इसकी सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी है वो यही है कि जो बिजनेसेस स्मॉल होते हैं और जो अभी अभी स्टार्ट हुए होते हैं, जिनके कोई ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं होता उन बिज़नेस के पास और कोई बहुत बड़ा एक लार्ज स्केल पे भी वो नहीं होते, तो उन बिज़नेसेस के लिए इजी होता है कि वो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करते हुए अपने बिज़नेस के ऑपरेशंस को परफॉर्म करना शुरू करें। तो इस वजह से भी ये ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है, बिकॉज एवरी वन इज़ कंसिडर्ड टू बी at the equal position, at the equal point. No one is given priority to another one, so that's why this is the most acceptable structure. और most of the time ये structure जो है ये short projects और employees के लिए जो short organizations हैं, जो contract base जो ऐसी organization जो contract पे जो है वो employees को ज़्यादा रखती हैं, या फिर इसके अलावा मोस्ट मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा था, मैं उसी को रिपीट कर रही थी। जो सीजनल जो बिजनेसेस होते हैं और उन बिजनेसेस अपना काम करने के लिए जो सीजनल एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, उन सारे इन टाइप्स के बिजनेसेस के लिए भी जो है ये एक्सेप्टेबल है। दूसरा इनिशियल बिजनेसेस, इसका मैंने आपको पहले से कॉन्सेप्ट दे दिया कि जो इनिशियल बिजनेसेस यानी कि अभी स्टार्ट होते हैं या होना चाहते हैं या हो रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है कि वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करें। कुछ डिसीजन मेकिंग है तो जाहिर सी बात है जब सबको इक्वल लेवल पे कंसिडर किया जाता है तो इट मीन्स कि सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में अपना अपना ओपिनियन जो है वो उसको प्रेजेंट करें। जब इक्वल राइट्स दिए जाते हैं देन डेफिनेटली हर एक की जो है वो डिफरेंट एंगल्स या डिफरेंट व्यूज़ के साथ ओपिनियंस आते हैं, तो वो उन ओपिनियंस में से जो मोस्ट एक्सेप्टेबल होता है उसको एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है, ठीक है। एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबको पता होता है कि यार सब इक्वल काम करें, एक अच्छा एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो एम्प्लॉयज़ में जाती है, पॉजिटिव एनर्जाइज्ड इन्वायरमेंट रहता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो बेटा आपने कभी नोट किया होगा, आप स्टूडेंट्स का तो खैर अभी 7-8 साल नहीं, लेकिन चलिए 4-5 साल के बाद ही सही प्रैक्टिकल लाइफ में जाना होगा। आप लोग जॉब्स की
दुनिया में कदम रखेंगे तो देन यू विल कम टू नो कि एक्चुअली ये स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। और बाकी में ये जो बातें की जाती हैं कि जो लाइन एम्प्लॉयज़ होते हैं या हॉरिजॉन्टल एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनको पीर्स भी बोलते हैं बेटा, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में इनको पीर्स भी पीर्स ऐसे एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो बिल्कुल एक लेवल पे हों, ठीक है, जिन सब के डेजिग्नेशन जो है वो एक हो। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में हम सब लेक्चरर्स हैं, हम सब जितने भी आपके टीचर्स हैं या जो हैं वो सब लेक्चरर हैं, तो हम पीर लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो लाइन एम्प्लॉयज़ होते हैं या पीर एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग भी एक दूसरे से ज़्यादा होती है। जो अपने लेवल का होता है ना, उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। बजाय इस चीज़ के कि आप किसी बड़े डेजिग्नेटेड पर्सन के साथ जो है वो अपने रिलेशनशिप को बनाएं या छोटे के साथ बनाएं, ये दोनों चीज़ें हैं जो हैं ये मुनासिब नहीं रहती हैं, ठीक है। इनमें वो एक आप कहने कि वो समझदारी वाली बातें भी हैं। बड़े हमेशा कहते होते हैं कि दोस्ती और जूता हमेशा अपने माप का ही लेना चाहिए, ऊंचा बड़ा या छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन एनी हाउ, क्योंकि वो एक ट्रस्ट लेवल होता है, आपको पता होता है कि यार जहनीत एक है, तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस एंगल से इस टाइम मैं सोच रहा हूँ, मेरे साथ वाला बंदा भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से और उसी एंगल से सोच रहा होगा या सोच सकता होगा। तो देन यू डोंट हैव द फियर कि यार कहीं मेरी बात को गलत ना ले लिया जाए, उसको जो है पता नहीं क्या से क्या बन जाए, ये इस किस्म के जो फियर्स होते हैं वो फिर नहीं होते। फिर जब कॉन्फिडेंट आता है इस तरह एम्प्लॉयज़ के बीच में, जब वो कॉन्फिडेंट एक दूसरे से बात करते हैं, तो देन डेफिनेटली बेटा आपके जो कम्युनिकेशन लेवल बेटर होता है, ट्रांसफ़र ऑफ कम्युनिकेशन है वो बेहतर होता है, फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है। जब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा हो जाए तो कंपनीज़ बहुत अच्छा जो है वो चलती हैं और काम करती हैं और एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। एवरी एम्प्लॉय इन लाइन इज़ अकाउंटेबल। अच्छा बेटा, ये जो लाइन है ये इसलिए ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट से इसको ज़्यादा कंसीडर करिएगा कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेह होना, ठीक है। जैसे आप अपने हर अमल के लिए जो है अपनी माँ के, अपने बाप के अकाउंटेबल हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं, वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर वो नहीं भी करें तो हम अल्लाह के सामने अपनी हर चीज़ों के लिए जो है वो हम अकाउंटेबल हैं। तो बेटा अकाउंटेबल का मतलब होना है जवाबदेह होना, ठीक है। यानी कि आपने किसी के सामने पेश होना है एंड देन उसको जो है वो आपने बताना है, आपसे जो क्वेश्चन की गई है उसको आंसर करना, इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी का होना, ठीक है, एहतसाब का होना। तो जब मैंने यहाँ पे बात की कि डिसीजन मेकिंग की, मैंने यहाँ पे किया कि इक्वल जो है वो थिंकिंग लेवल इक्वल होता है, सबकी अंडरस्टैंडिंग इक्वल होती है, लेकिन जब डिसीजंस लेने होते हैं तो डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं और उन सब में से जो है वो सब मिल के फिर किसी एक के ओपिनियन को जो है वो डिसाइड करते हैं। तो फिर जब सब लोग एक चीज़ पे मोहर लगाते हैं, उस पर एग्रीमेंट देते हैं कि येस वी आर एग्री ऑन दिस सर्टन डिसीजन, तो फिर अगर उस डिसीजन को लेने के बाद और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर किसी किस्म का कोई लॉस होता है तो फिर वो सबके लिए अकाउंटेबल होगा। ऐसा नहीं होगा फिर आप ये नहीं कह सकते कि यार उसका डिसीजन माना गया था तो उससे पूछें, नो, ये बात आप नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि सबने इक्वल जो है वो एक्सेप्टेंस के साथ जो है उस डिसीजन को लिया हुआ होता है और उसके हक़ में वोट दिए हुए होते हैं। तो जब आपने एग्रीमेंट शो कर दिया, जब आपने एक्सेप्टेबिलिटी शो कर दी, तो इट मीन्स यू आर आल्सो अकाउंटेबल फॉर दैट थिंग। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिर चाहे लॉस की हो चाहे प्रॉफिट की हो, वो सबके लिए जो है वो इक्वल होगी, ठीक है। तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर था। अब हम चलते हैं हमारे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के ऊपर। बेटा जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म का होता है। लाइक जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में BCG मैट्रिक्स मैंने आपसे डिस्कस किया, जिसके लाइक you made a box and you made 4 portions in it, ठीक है। So the different responsibilities and the different characteristic of this box, the different of this box, the different of this one and the different of this one. So similarly in an organization you can divide either the operations of your business either according to the competencies of the employees, but yes, you can segregate the employees and the functionality of your business in order to bring your goals come true. ओके, सो जैसे कि मैंने काउस, डॉग्स, स्टार्स,
क्वेश्चन मार्क, काउज और डॉग्स। ये मैं BCG मैट्रिक्स की एग्जांपल दे रही हूँ। तो जैसे जैसे स्टार्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी नेचर है, क्वेश्चन मार्क की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी नेचर हैं, डॉग्स की अपनी हैं, काउस की अपनी है, डॉग्स की अपनी है। इसी तरह से जो जो बंदा भी जिस जिस ग्रुप में आता चला जाएगा, जिस जिस डिवीज़न में आता चला जाएगा, वो बाकी तीनों से जो है वो डिफरेंट होता चला जाएगा अपनी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जिस भी लिहाज से जो है ये मैट्रिक्स बनाया गया है उस लिहाज से, ठीक है। अच्छा, वही बात जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की है। बेटा लाइट फिर चली गई है एंड आई होप सो कि आप स्टूडेंट्स को कोई ज़्यादा लाइट का इशू नहीं होगा। तो बेटा जैसे मैंने पहले बात की कि कम्पिटेंसीज़ की बुनियाद पे जो है वो आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो डिवाइड कर देते हैं। जैसे लेट्स सपोज़ अब हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता था, क्योंकि हम जो थे हम मतलब GRs और CRs और लीडर्स इन्हीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा टीचर्स की गुड बुक्स में रहे हैं। तो हमारे जब हमारा रिसर्च वर्क चल रहा होता था, इवन हमारा अपना भी या हमारे टीचर का, इवन PhD टीचर जो थे वो हमें बुलाते थे और हमें अपना काम देते थे कि बेटा ये हमारा पेपर है, ये हमारी रिसर्च है, तो आप हमारा ये काम कर दें। और हम अपनी रिसर्च से ज़्यादा अपने टीचर्स का काम ज़्यादा खुशी से करते थे, ज़्यादा अच्छा उसको टाइम देते थे और उसमें ज़्यादा हम सोचते समझते, प्लान करके, डिज़ाइन करके पूरा उनको लिख के देते थे, ठीक है। तो बेटा कॉम्पिटेंसी होता है कि किसी के अंदर काम करने की क्या सलाहियत है, ठीक है। अब आपकी क्लास में लेट्स सपोज, मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो नहीं याद, लेट्स सपोज कि अगर 22 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उन 22 स्टूडेंट्स की कॉम्पिटेंसी अलग होगी। कोई किसी काम को किसी अच्छे तरीके से कर सकता है, कोई किसी दूसरे काम को अच्छे तरीके से कर सकता है, कोई किसी तीसरे काम को अच्छे तरीके से कर सकता है, लेकिन आप सबकी सलाहियतें जो हैं वो डिफरेंट होंगी। तो जिसमें जो सलाहियत है उसको हम कहते हैं कि ये उसकी कॉम्पिटेंसी है, ठीक है। तो जब एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब एम्प्लॉयज़ को डिवाइड किया जाता है, उनकी ग्रुपिंग की जाती है, या उनको किसी भी मैट्रिक्स, बेटा ये मैट्रिक्स ज़रूरी नहीं कि ये 4 बॉक्सेस का मैट्रिक्स ही हो। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ये 6 का भी हो जाता है, फिर किसी में ये 8 का भी हो जाता है, ये इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन एनी हाउ आप मैट्रिक्स के जिस भी पोर्शन में लाई कर रहे हैं और उसमें जितने भी मेंबर्स लाई करें हैं, फिर वो सब जो है वो इक्वल कंसीडर किए जाते हैं अपनी कॉम्पिटेंसीज़ के लिहाज से, अपनी एबिलिटीज़ के लिहाज से, अपनी डेजिग्नेशन के लिहाज से, इन सब चीज़ों के लिहाज से। तो बेटा इसमें क्या होता है कि कॉम्पिटेंसीज प्रेफरेंस होती है, ठीक है। दूसरा जो है वो पूलिंग ऑफ एबिलिटेड पीपल, वही कि जो एक जैसी एबिलिटी रखने वाले लोग हैं उनको एक जगह पे पुल अप कर दिया जाता है, जो डिफरेंट एबिलिटीज़ रखने वाले लोग हैं उनको उनकी एबिलिटीज़ के मेंबर्स के साथ जो है वो पुल अप कर दिया जाता है। इसी तरह से अब लेट्स हो सकता है कि ये जो मैट्रिक्स बनाया गया है ये सिर्फ एक कह लें कि एक प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया हो, ये ओवरऑल एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का मैट्रिक्स ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो वो किसी दूसरे स्ट्रक्चर, जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर, वो कोई इन सातों में से कोई और एक स्ट्रक्चर है, लेकिन किसी एक प्रोजेक्ट के लिए जो है वो उन्होंने ये वाला मैट्रिक्स चूज़ कर लिया, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर चूज़ कर लिया। सो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द एम्प्लॉई, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द मैनेजमेंट एंड द अथॉरिटी कि उसने अपने किस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो उसको चूज़ करना है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, लेट्स सपोज कि अब ये अगर 4 डिसिप्लिन्स का जो है ये एक मैट्रिक्स बनाया गया है और ये मैट्रिक्स किसी एक गोल के लिए ही बनाया गया है, यानी कि ये मैट्रिक्स बनाने का मकसद पीछे एक ही है, लेकिन फिर उस मैट्रिक्स को 4 हिस्सों में डिवाइड करने का मकसद भी ये होगा कि जो इस हिस्से में लोग आ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा काम करें। लेट्स सपोज कि अगर इस हिस्से में प्रोडक्शन के लोग आ रहे हैं तो वो प्रोडक्शन बहुत अच्छी कर सकते हैं, अगर इस हिस्से में मार्केटिंग के लोग आ रहे हैं तो वो मार्केटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, अगर इस हिस्से में जो है वो पॉलिसीज़ को बनाना, इस गोल से रिलेटेड, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड पॉलिसीज़ को बनाना, स्ट्रेटजीज़ को सेट करना, वो लोग इस सारे मामलात के लिहाज से वो एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। फिर इसमें जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिहाज से, लेकिन एनी हाउ मेरी ये बात, ये एग्जांपल आपको समझाने का मकसद ये है कि गोल एक ही है, इन सब चीज़ों को करने का गोल एक ही है, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे जो है वो सेग्रीगेशंस कर दी गई हैं और वो इसलिए की गई हैं ताकि इस गोल से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट नेचर के काम हैं, लाइक प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, स्ट्रेटजी मेकिंग हो गया, देन मैनेजमेंट हो गया, अब ये चारों चीज़ें हैं तो एक ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड, लेकिन ये डिफरेंट नेचर की हैं, ठीक है। तो अब हर बंदा जो इनमें लाई करेगा वो अपने अपने नेचर के लिहाज से अपना अपना काम कर लेगा।
सो अगेन मैंने यही जो है एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की है कि वन प्रोजेक्ट के लिए भी हो सकता है और उसी दौरान जो है एन अदर वन टू किसी दूसरे स्ट्रक्चर को भी जो है फॉलो किया हुआ हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है फॉर द टाइम बिंग वो चूज़ कर सकती है, लेकिन हो सकता है कि ओवरऑल बेसिक जो मेन उनका स्ट्रक्चर है वो कोई और हो। ठीक है, दिस रिपोर्टिंग टू द मल्टीपल्स, और इस वजह से जो हैं अब ये जो मेंबर्स हैं जिन्होंने ये काम करना है, इस गोल से रिलेटेड का काम करना है, वो ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो हैं वो आंसरेबल हैं अपनी मैनेजमेंट को, बल्कि उनके अलग अलग से जो अपने काम हैं डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में बीइंग एन एम्प्लॉय काम है वो उस सारे मामला के लिए भी जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, वो आंसरेबल हैं। सो रिपोर्टिंग सिस्टम जो होता है वो इसमें मल्टीपल्स का होता है कि इसमें किसी एक को नहीं होता। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। अगला है हमारा हायरार्की स्ट्रक्चर। हायरार्की स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है। ये बहुत बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये हायरार्की स्ट्रक्चर उनमें होता है, उनमें बहुत बड़ी ब्रांचेस होती हैं, तो आपको पता नहीं चल रहा होता उन्होंने हर डिपार्टमेंट का हेड जो है वो अलग बनाया होता है, हर एक को जो है डिफरेंट अथॉरिटीज़ दी हुई होती हैं। तो बेटा ये हो जाती है, ये मोस्ट नॉन जो है ये बिग ऑर्गेनाइजेशंस में मोस्ट नॉन ये स्ट्रक्चर है। ग्रुपिंग इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसमें ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, और जिस तरह से स्कूल्स में होता है कि ग्रुप बनाने के बाद एक ग्रुप लीडर मुकर्रर किया जाता है जो उस ग्रुप की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, देखता है, जज करता है, उनको गाइड करता है। तो इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब इसमें जो है वो फंक्शंस, अब इसमें जो ग्रुपिंग की जाती है वो एक तो फंक्शंस के लिहाज से की जाएगी, यानी कि बिज़नेस के ऑपरेशंस के लिहाज से की जाएगी, एक जो है वो जियोग्राफिकली लिहाज से की जाएगी, यानी कि जगह के लिहाज से, एरिया के लिहाज से। अगर कस्टमर्स को टारगेट करना है, अगर अपनी प्रोडक्शन को डिमांड करना है, टारगेट करना है, तो ये अलग होगी, और अगर प्रोडक्ट को अलग से जो है वो टारगेट करना है तो वो अलग से होंगी। ठीक है, अब ये ग्रुपिंग जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी कि जो जिस चीज़ के लिए कॉम्पिटेंसी रखता होगा उसको उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा, और जो है वो एक प्रॉपर जो है वो किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए जो है, लेट्स सपोज समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप अगर एक सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो जो ग्रुप आपका एक सेमेस्टर में बन जाता है, एक सब्जेक्ट में बन जाता है, आप बाकी टीचर्स को भी कहते हैं कि मैम हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, आप बस हमें असाइनमेंट दे दें या प्रोजेक्ट्स दे दें। तो इस तरह से भी होता है कि एक ग्रुप जो है वो मल्टीपल टास्क भी परफॉर्म कर देते हैं, मल्टीपल चीज़ों के लिए भी चल जाते हैं, और कहीं कहीं हर चीज़ के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, हर डिसिप्लिन के लिए अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ठीक है, सो बेटा आज ये हमारे एंड हो गए हैं। अब ये जो है यहाँ पे हमारे जो हैं ये एंड अप हो गए हैं। जो स्ट्रक्चर्स थे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स जो थे वो एंड अप हो गए हैं, लेकिन एनीहो अभी भी टाइम बाकी है 10 मिनट्स का आपके लेक्चर में, तो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स का कंटेंट जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, लेकिन बेसिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो फिर हम देख लेते हैं कि हम उसमें कितना हमारा एक जो है वो टॉपिक में कवर होता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा जी बेटा, बेसिकली तो ये हमारे अगले लेक्चर्स का है काम, लेकिन हम इसको इसी में स्टार्ट कर रहे हैं, और आने वाले 2-3 लेक्चर्स जो अगले होंगे उनमें हम मोटिवेशन को ही डिस्कस करेंगे कि मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी थ्योरीज़ क्या हैं। इसकी 2 तरह की थ्योरीज़ हैं, एक हैं कंटेंट थ्योरीज़ और दूसरी हैं इसकी एक्सटर्नल थ्योरीज़। ठीक है, अब प्रोसेस थ्योरीज़ और कंटेंट थ्योरीज़ जो हैं इनमें से भी आगे 3 थ्योरीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मोटिवेशन किसी एक फ़िलोसफर की स्टडी नहीं है, ये बहुत सारे फ़िलोसफर्स की है, और ये हर बंदे पे डिफरेंट अप्लाई होती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा सारी थ्योरीज़ हैं, लेकिन जो टॉप ऑफ द लिस्ट आती हैं या कंसिडरेबल इन लिस्ट आती हैं वो कुछ हम 3 थ्योरीज़ को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सो एनी हाउ बेटा, ये हमारा टॉपिक है मोटिवेशन का, जो कि हम इस लेक्चर में और अगले आने वाले लेक्चर्स में जो है वो हम इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, माइट भी ये 2 लेक्चर्स में कवर हो जाए, 3 लेक्चर्स में कवर हो जाए, क्योंकि थ्योरीज जो हैं वो ज़रा लेंथी हैं। सो एनी हाउ बेटा, मोटिवेशन को शुरू करते हैं। पहले हम लेते हैं ये मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है मैं पहले वो आपको दूंगी। बेटा मोटिवेशन का वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और ये निकला है मोवेर से।
ठीक है। मोवेयर ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन जब आप मोवेयर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मीनिंग बनता है मोटिवेशन। अच्छा, अब डीप अगर इसके मीनिंग्स में जाना है, इसके कॉन्सेप्ट्स में जाना है, तो अगर आप मोवेयर के ये यहाँ पे गौर करें तो MOVE, ठीक है, MOVE यानी कि ये जो है ये अलग से एक वर्ड है। मूव यानी कि हरकत करना, यानी कि कुछ ना कुछ करते रहना, ठीक है। और RE जो है वो आप उसको ना कंसिडर करें, वो एक सेपरेट वर्ड है। तो बेटा अब मूव का मतलब क्या होता है? टू मूव, टू अरेज, जागना, हरकत करना। अब जागना किस बारे में? जैसे इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए से लोगों को मोटिवेट किया और उनके सोचों को उभारा, उनके नज़रियात को उभारा, उनके जहनों में नई सोच डाली, तो बेटा वो होता है एक मोटिवेट होना, ठीक है। मोटिवेशनल पर्सन जो किसी भी चीज़ से मोटिवेट होके एक्टिव हो जाता है और कोई ना कोई काम जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा, अब टू मूव, अब अगर मैं फ़िज़िक्स के टर्म में लूँ तो फिज़िक्स के टर्म में क्या होता है कि फ़िज़िक्स ये कहती है, आप में से जिन स्टूडेंट्स ने मैट्रिक में फ़िज़िक्स पढ़ी है या FSC में फ़िज़िक्स पढ़ी है, उन स्टूडेंट्स को तो न्यूटन्स के लॉ बहुत अच्छे से पता होंगे। 3 लॉज हैं न्यूटन्स के, ठीक है। और इन 3 के 3 लॉज में जो है न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, जिसको इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं, न्यूटन ने यही कहा है कि कोई भी चीज़ ख्वाह वो जानदार है या ख्वाह वो बेजान है, वो तब तक मूव नहीं करती, वो अपनी जगह से नहीं हटती जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए, ठीक है। लेट सपोज ये पेंसिल है, ये यहाँ पे पड़ी हुई है, ये चाहे 10 दिन पड़ी रहे, पूरा महीना पड़ी रहे, लेकिन जब तक इस पर कोई फोर्स, यानी कि मैं अपने हाथ से उठा के इसको किसी दूसरी जगह पे ना रखूँगी, ये अपनी जगह से नहीं हिल सकती। या हो सकता है कोई हवा की वजह से ये कुछ इस तरह से हिल जाए, लेकिन एनी हाउ इसको मूव कराने के लिए हमें किसी न किसी किस्म की फ़ोर्स की ज़रूरत है। तो इसी तरह से इंसानों की साइकी के बारे में भी साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आपको एक्टिव ह्यूमन बींग्स चाहिए तो आपको उन्हें जो है वो मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको उन पर कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी, वो फोर्स उनको मोटिवेट करेगी और उस मोटिवेशन में आके वो डिज़ायर्ड वर्क जो आप चाहते हैं उनसे करवाना वो चीज़ करेंगे, ठीक है। अब जैसे एम्प्लॉयज़ जो हैं, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, बिजनेसेस की बात करूं, तो बिजनेसेस में ये जो एक सैलरी का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी एक तरह की मोटिवेशन है। जितनी अच्छी सैलरी आप अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र करते हैं, वो उतना ही इस चीज़ को ज़्यादा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। हम कहते हैं कि यार मेरा पैकेज तो बहुत अच्छा है, तो फिर मुझे काम भी उसी तरह का करना चाहिए, तो वो मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है। उनको एक सैलरी का फैक्टर जो है वो उनको मोटिवेटेड रखता है। इसके अलावा प्रमोशंस का जो कॉन्सेप्ट आ गया, एक्स्ट्रा बोनसेस का कॉन्सेप्ट आ गया, हाउस अलाउंसेस का कॉन्सेप्ट आ गया, या कुछ इस तरह के ये जो बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे जो हैं ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। तो बेटा इसी तरह से तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इस तरह से मोटिवेटेड रहते हैं और अपने काम को अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर ऑफ द ओनर, ऑफ द CEO, ऑफ द मैनेजर, वो उस तरह से जो है वो इस चीज़ को करते हैं। अच्छा बेटा, मैंने यहाँ पे मेंशन किया फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट, मैंने मेंशन किया और मैंने साथ में मेंशन किया कि यू नीड अ फोर्स टू मूव। अगर आप रेस होना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो यू नीड अ फोर्स। अब फोर्स जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है इंटरनल फोर्सेस और दूसरी होती हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। अब इंटरनल फोर्सेस क्या होती हैं बेटा? इंटरनल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो आपको इंटरनली मोटिवेट करती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं पर्सनली अगर अपनी एग्जांपल दूँ, तो मैं जब भी कभी इकबाल की शायरी पढ़ती हूँ तो आई फील माई सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है कि यार मैं कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी इंटरनल एक जो मेरी परसेप्शन है, या इंटरनल मेरे जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को परसीव किया एज अ स्टिमुलाई एंड माई माइंड एक्सेप्टेड दैट स्टिमुलाई, और उसने जो है वो उस रिस्पॉन्स में मुझे मोटिवेट किया, और फिर जो है वो मैं एक पर्टिकुलर कोई अच्छा काम जिस चीज़ में मैं मोटिवेट हुई हूँ मैं वो कर जाती हूँ, ठीक है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं बेटा जो आपको मोटिवेट करते हैं। जैसे लेट सपोज, अब मैंने आपको एक इंटरनल की एग्जांपल दी, अब मैं आपको एक एक्सटर्नल की एग्जांपल देती हूँ कि जब भी मैं कभी लेट सपोज कि आपके टीचर आपको कोई, आपका बिल्कुल भी पढ़ाई में आप नॉर्मल हैं, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा पढ़ने को, बस चल सो चल, गाड़ी चल रही है तो चल रही है, बट एक दिन आपके टीचर आपको एक बहुत अच्छा लेक्चर दे देते हैं क्लास में,
और वो उनकी बातों के ज़रिए से जो है वो आप मोटिवेट होते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि नहीं यार अब नहीं, अब मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ठीक है। तो वो एक टीचर का जो लेक्चर दे देना वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो गया, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इंटरनल सोर्स ऑफ मोटिवेशन और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो बेटा इंटरनल सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, लेकिन इन दोनों के रिजल्ट्स जो आते हैं वो ये आते हैं कि क्रिएट वॉलंट्री और द विलिंगनेस एफर्ट्स इन द ह्यूमन बिहेवियर। अब होता क्या है बेटा, वॉलंट्री का मतलब होता है अपनी मर्ज़ी से करना, विलिंगनेस का भी मतलब होता है अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को करना। अब ये वॉलंट्री वर्ड जो है ये बेसिकली बायो का वर्ड है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शायद ना एफएससी प्री मेडिकल किया हो, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बायो के लिहाज से देना चाहती हूँ। अब साइंस ये कहती है वॉलंट्री और इनवॉलंट्री एक्शन का मैं आपको डिफरेंस बताने लगी हूँ कि वॉलंट्री वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में हैं, जो आप अपनी मर्ज़ी से उनको कर भी सकते हैं और उनको रोक भी सकते हैं। जैसे साइंस ये कहती है कि जब तक नवाला जो है वो आपकी हलक से पहले तक है, यानी कि बाहर है, आपके मुंह में है, तो उस पॉइंट तक जो है उस नवाले को हैंडल करना वो एक वॉलंटरी एक्शन है, ठीक है। खाने वाला चाहे तो उसको यानी कि अंदर ले जाए, अगर जो है वो चाहे तो उसको बाहर निकाल दे, ठीक है। यानी कि ये एक वॉलंटरी एक्शन है। इट्स ऑल इन द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बींग, इट्स ऑल इन द कंट्रोल ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा जब नवाला जो है वो हलक से आगे चला गया तो फिर वो ये इनवॉलंटरी हो जाता है, फिर ये इंसान के बस में नहीं रहता है कि उसको हैंडल करना, उसने डाइजेस्ट होना है तो वो होना है, आप फिर उसके डाइजेशन को नहीं रोक सकते, ठीक है। तो बेटा ये फिर आगे से ये क्या हो गया, ये इनवॉलंटरी एक्शन हो गया। लेकिन जो मोटिवेशन है, साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं, साइकोलॉजी ये कहती है कि मोटिवेशन चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल फैक्टर के ज़रिए से हो, लेकिन वो जो है वो वॉलंटरी एफर्ट्स को जो है वो उभारती है। एफर्ट करना, मेहनत करना, कोशिश करना। लेट सपोज़ अगर मैं किसी चीज़ से मोटिवेट हो गई हूँ तो मैं बहुत एफर्ट करूँगी उस चीज़ को करने में, उस काम को करने में। तो हमेशा वॉलंटरी एफर्ट्स जो जब किसी बंदे में आती हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो बंदा मोटिवेटेड है, वो बंदा एक्टिव है। तो फिर जाहिर सी बात, फिर उसके बिहेवियर में भी जो है वो उसी तरह की, उसके एक्शन में, उसके बिहेवियर में भी जो है वो उसी तरह की पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो आती हैं, ठीक है। तो बेटा आगे अगर मज़ीद में मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करूं तो बेटा इसमें यह है कि वाई समवन नीड्स मोटिवेशन। बेटा अब क्वेश्चन ये होता है कि हम में से हर इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों है। तो ये आप में से हमने नोटिस किया कि जब तक हम मोटिवेटेड नहीं होते ना, लाइक हमें जब तक माँ बाप की डांट नहीं पड़ जाती कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, तो हम सेट नहीं होते। तो एक डांट का पड़ना भी जो है वो मतलब हमें सीधा रखने के लिए जो होता है वो ज़रूरी होता है, तो वो भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है, ठीक है। सो ये ज़रूरी क्यों होता है, ताकि हर इंसान इंटरनली कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप हर स्टूडेंट की अपनी लाइफ के लिहाज से डिफरेंट अचीवमेंट्स होंगी जो आपने सोची हुई हैं, जो जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। किसी की जॉब के लिहाज से होंगी, किसी की फैमिली के लिहाज से होंगी, किसी की शादी के लिहाज से होंगी, किसी की किसी लिहाज से, लेकिन हर इंसान जो है वो इंटरनली सेटिस्फाइड होना चाहता है, ठीक है। तो उस इंटरनल सेटिस्फेक्शन को, उस इंटरनल नीड ऑफ सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए जो है वो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मोटिवेशन वो चीज़ है जो आपको चलाई रखती है। लेट सपोज़ कि अगर मैं जो हूँ, मैं कोई एक बहुत अच्छी जो है वो मैनेजर बनना चाहती हूँ, ठीक है। अब मैनेजर के लिए मैंने एफर्ट्स तो शुरू कर ली, मैंने काम तो करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ। मैं वही जो, एक तो ये गली के बच्चे हैं ना, अच्छा, लेकिन एनी हाउ लेकिन अब वो मैनेजर तो मैं किसी न किसी एक कंपनी में सेट हो गई, ठीक है। लेकिन मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ। मोटिवेटेड होने का मतलब क्या होगा कि मैं वही रूटीन वर्क जो मिल रहा है मैं बस वही कर रही हूँ, कुछ क्रिएटिवनेस नहीं लेकर आ रही, कुछ एफर्ट्स, नई एफर्ट्स में उसमें नहीं लेकर आ रही। तो इट मीन्स कि जब तक मैं एफर्ट नहीं करती, जब तक मैं अपने काम में क्रिएटिवनेस नहीं लेकर आती, तब तक जो है वो डीमोटिवेटेड हूँ। मैं फिर वही डेली बेसिस का जो काम मिल रहा है मैं बस वही काम चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन मोटिवेशन इज़ ऑल अबाउट टू ब्रिंग समथिंग न्यू इन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन योर वर्क। दिस इज़ कॉल्ड द मोटिवेशन, ठीक है। तो बेटा आज हम अपना लेक्चर यहाँ तक बाइंड अप करते हैं, क्योंकि आगे इसकी स्टडीज़ शुरू हो जाती हैं, फिर वो थ्योरीज तक चलेंगी, तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको नेक्स्ट ही देना जो है वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सो अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।